इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में जो पहला टॉपिक पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे फाई से डिनोट करते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स होते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था कि किसी भी एरिया के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस पास करते हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हुआ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस पासिंग थ्रू एरिया। तो एक प्रकार का ये एक नंबर है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस थ्रू यूनिट एरिया, उसे बी कहते हैं। तो किसी एरिया से कितना पास करेगा तो उसे एरिया से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसलिए टोटल फ्लक्स जो होगा उसका फॉर्मूला एक्चुअली हो जाता है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, इसीलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इसकी अगर यूनिट्स की बात करूं तो ऐसा यूनिट हो जाएगी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसी को वेबर कहते हैं, वेबर कहते हैं। और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो इसी को गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को मैक्सवेल कहते हैं। तो दोनों में एक रिलेशन हो जाएगा, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों मिलकर 10⁸ हो जाएगा। तो 1 वेबर इक्वल टू हो जाएगा 10⁸ मैक्सवेल, और उल्टा भी 1 मैक्सवेल की वैल्यू 10⁻⁻8 वेबर। अगर हमको इसका डायमेंशन लिखना हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है m(t-2 a-1) और एरिया का l स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ml² t-2 a-1। तो आप ध्यान से ध्यान रखो, इसे हम एनर्जी कह सकते हैं, जिसे हम लोग करंट, तो डायमेंशन के हिसाब से इसे एनर्जी पर यूनिट करंट के हिसाब से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब अगर फील्ड और एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यह हो जाएगा b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर कॉस थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसमें 3 कंडीशंस बनेंगे, थीटा की वैल्यू 0, 180 और 90। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 0 डिग्री का मतलब हुआ फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, इसका मतलब सरफेस पे एरिया तो हमेशा परपेंडिकुलर है, फील्ड भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा बी इंटू एरिया, और इसे आउटगोइंग फ्लक्स कहते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स कहते हैं, जो कि पॉजिटिव हो गया। जो दूसरा बात है, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, मतलब ऐसा हुआ कि एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हुआ, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एंटी पैरेलल, तो ऐसे केस में फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा -b इंटू ए, और इसको बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स कहते हैं इसे, जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 कहने का मतलब फील्ड अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग हो जाए, तो उस केस में फ्लक्स जो होगा 0 होगा। इस बात को समझने के लिए अगर 2-4 एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए ये एक रिंग है, 2 मीटर का रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है, 10 टेस्ला, बोला फ्लक्स बताओ, तो क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, -b इंटू एरिया करना है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 10, एरिया हो गया पाई इंटू 2 का स्क्वायर। वहीं पर रिंग है, रेडियस 3 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है, 5 टेस्ला, तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, 5 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि एक स्क्वायर फ्रेम है, 4 मीटर का है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है 20 टेस्ला, यहाँ एंगल दिया 60 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू b इंटू ए इंटू कॉस 60 नहीं करेंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि अलोंग द प्लेन है, ठीक है, अलोंग द सरफेस है। इसी तरीके से क्यूब वाला भी सवाल आ सकता है। मान लो ये क्यूब है, इसे हम जेड एक्सिस कह दिए, इसे हम एक्स एक्सिस कह दिए, इसे वाई एक्सिस कह दिए। तो यहाँ फील्ड की वैल्यू मान लीजिए 2i + 3j + 5k है, तो जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। साइड का मतलब 2 मीटर। यहाँ फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है तो हर कंपोनेंट का, जैसे आई कंपोनेंट का भी प्लस माइनस जनरेट होगा, प्लस माइनस, जे का भी प्लस माइनस और के का भी प्लस माइनस, सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो इसलिए नेट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे ये वाले सरफेस से माइनस होगा तो ये वाले सरफेस से प्लस होगा, उसी तरीके से नीचे वाले सरफेस से माइनस होगा तो ऊपर वाले सरफेस से प्लस होगा, सामने वाले सरफेस से माइनस होगा तो पीछे वाले सरफेस से प्लस होगा। इसलिए और मैग्नीट्यूड सबका बराबर होगा कि फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0। लेकिन अगर वहीं पर वेरिएबल दे दें, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, फील्ड की वैल्यू बोला 10 × 1 + x² × i कैप, और ये 2 मीटर है। तो ऐसे केस में आई कैप से समझ में आता है कि ये वाला सरफेस पे फ्लक्स होना है, इस वाले सरफेस पे x की जगह 0 रखना है, फील्ड अंदर की तरफ आएगा तो फ्लक्स जो होगी यहाँ पर नेगेटिव होगी। x की जगह 0 रख देंगे तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, फील्ड की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू -10 × देखो साइड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 × 2 तो क्या -40। और ये वाले जो सरफेस है, ये वाले सरफेस पे जब आएंगे तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, x की जगह यहाँ पर साइड की लेंथ के बराबर रखेंगे, मतलब 2 मीटर रखेंगे, तो फील्ड की जगह हो जाएगा 2 × 2 = 4 15 50, तो फ्लक्स हो जाएगा +50 × 4 मतलब +200। तो अगर टोटल निकालना हमको तो -40 + 200, तो टोटल हो गया +160 वेबर। इतनी बात जम गया सबको। इसी प्रकार के सवाल अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में करे हैं, इसलिए सभी वैरायटीज का मैंने बस एक एक सवाल यहाँ लिया। चलो लिखिए फटक से। लिखना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो पहला उन्होंने बताया था कि किसी भी रिंग या रॉड के थ्रू अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स समय के हिसाब से बदलता है तो उस रिंग या रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट हो और मीडियम कंडक्टिंग हो तो उस केस में करंट भी इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ऐसा फैराडेज का पहला लॉ था। दूसरा लॉ था कि कितना इंड्यूस्ड होगा उस बात में जानकारी देने के लिए उन्होंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है। तो लिखते हैं पहला लॉ, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ, पहला लॉ, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ एनी रिंग comma rod changes with time, then an EMF induced, then an EMF induced in the ring or rod known as back EMF, known as back EMF, and in case of complete circuit, current also induced, in case of complete circuit current also induced, in case of complete circuit current also induced, current also induced, current also induced, current also induced। लिखिए दूसरा लॉ, दूसरा सेकेंड पॉइंट, the EMF induced must be equal to the rate of change of magnetic flux, the EMF induced must be equal to rate of change of magnetic flux,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नीचे फॉर्मूला लिखेंगे EMF इक्वल टू माइनस d∅/dt, जहाँ पे ये माइनस साइन डायरेक्शन के बारे में बताता है कि EMF इंड्यूस्ड होगा तो कैसा इंड्यूस्ड होगा, और ये d∅/dt मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अगर करंट निकालना हो तो हो जाएगा EMF बाय रेजिस्टेंस, और EMF की मैग्नीट्यूड हम लोग लिख देंगे d∅/dt बाय रेजिस्टेंस। इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो अगर कहीं पर निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं हम लोग, अगर जहाँ EMF इंड्यूस्ड हुआ। और अगर चार्ज फ्लो बोलेगा निकालने, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बताओ, डेल्टा Q। तो आपको पता है करंट को लिख सकते हैं dQ/dt, तो यहाँ से ये dt और ये वाला dt कैंसिल हो जाएगा, तो जो dQ हो जाएगा वो हो जाएगा d∅/r। d∅ मतलब चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो का फॉर्मूला, और ये हो गया करंट फ्लो का फॉर्मूला। तो नीचे में आप सब बातें लिख डालिए। कई बार डायरेक्ट सवाल EMF से रहता है, कई बार सवाल करंट से रिलेटेड रहता है, और कई बार सवाल जो है वो चार्ज फ्लो से रिलेटेड रहता है। हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है, उसके बारे में लेंज ने बताया था, तो लिखेंगे लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ। According to Lenz, the direction of induced EMF or induced current, according to Lenz, the direction of induced EMF or induced current is always oppose, the direction of induced EMF or induced current is always oppose the actual cause of its production, actual cause of its production. It is based on conservation of energy. ये जो लेंज का लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात को समझने के लिए मैं एक दो एग्जांपल के माध्यम से चीज़ों को समझाता हूँ। देखो, एक मान लीजिए रिंग है जो कि फिक्स्ड है, रेस्ट में है, और ऊपर एक मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये भी रेस्ट में है। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकल रहा है नॉर्थ पोल से, वो फील्ड लाइन यहाँ अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ जो फील्ड लाइन क्रिएट हुआ, क्रॉस नेचर का फील्ड लाइन क्रिएट, ऊपर से अगर देखेंगे तो क्रॉस नेचर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर दोनों रेस्ट में है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब रिंग ना तो मैग्नेट के पास आ रहे हैं ना मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, सब के सब रेस्ट में है, तो कांस्टेंट है। तो फ्लक्स जब निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B × एरिया। तो ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब रिंग का रेडियस वगैरह कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट। EMF होता है इसका डिफरेंशिएशन ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ कोई करंट EMF डेवलप नहीं होंगे और करंट भी डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा हो कि इस रिंग के अंदर जो ऊपर में मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नीचे किसी वेलोसिटी से आ रहा हो और ये रेस्ट में है, तब क्या होगा। तब उस सिचुएशंस में जो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही है, जो कि यहाँ पर फील्ड लाइंस क्रॉस नेचर बना रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला बताओ, कम होने वाला है, डिक्रीज करेगा। मतलब मैग्नेट पास आएंगे और मैग्नेट पास आने से फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी कि ज़्यादा होगी। मैग्नेट के पास में जाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी। ये जो क्रॉस नेचर की फील्ड है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर वो बढ़ जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो लेंज ने बोला कि जिसके कारण से EMF या करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो अपने कॉज का अपोज करेगा, जिस वजह से वो हो रहा है उसका अपोज करेगा।
तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है फ्लक्स के बदलने की वजह से, और फ्लक्स बदल रहा है फील्ड बदलने की वजह से, और फील्ड में कैसी बदलाव हो रही है तो वो बढ़ रहा है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा, इस बात का अपोज करना पड़ेगा। तो नई वाली जो फील्ड जनरेट होगी वो इसका अपोज करेगा, जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फील्ड जनरेट होगी वो जो पुरानी वाली फील्ड क्रॉस नेचर की फील्ड था उसका अपोज करना है। तो अगर उसका अपोज करना है तो बताओ कैसा फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, क्रॉस या डॉट? क्रॉस मतलब सपोर्ट हो जाएगा, डॉट मतलब अपोज हो जाएगा। तो ये डॉट नेचर की फील्ड जनरेट करेगा नई वाली, और डॉट नेचर का फील्ड का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा करंट इंड्यूस्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड होगा। डॉट नेचर मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो डॉट नेचर का होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो डॉट नेचर यहाँ से फील्ड जनरेट होगा जो कि एक्चुअल फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। इसको एक तरीका ये लॉजिक से सोच सकते हो। दूसरा यहाँ लॉजिक से ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ कौन सा पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो नॉर्थ के पास आने की वजह से ही सब कुछ हो रही है। तो नॉर्थ को पास आने से रोकना पड़ेगा, तो नॉर्थ को पास आने से कौन रोकेगा, नॉर्थ पोल रोकेगा कि साउथ पोल? साउथ पोल तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो नॉर्थ पोल रोकेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको कैसे पोल बनाने हैं, नॉर्थ। और किसी भी रिंग में नॉर्थ पोल तभी बनता है जब करंट कैसा इंड्यूस्ड हो, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। आपको दोनों तरीका लॉजिकली भी ऐसे सोचना चाहिए और नॉर्मल तरीके से भी आपको सोचने आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये यूज़ होता है, कभी कभी वो यूज़ होता है, दोनों आपको आते रहना चाहिए। जम गया आप लोगों को बातें? कितने लोगों को समझा ये डायरेक्शन से रिलेटेड बातें? ठीक है, एक बार आप इसे अच्छे से लिखो और इस पर बेस कुछ सवाल देता हूँ, उसे आप ट्राई करो।
बातें मत करो। ये सब तो बन गया होगा। फ्री फॉल में है, पास आ रहे तो रोकना पड़ेगा, नॉर्थ मतलब एंटी। फ्री फॉल में साउथ पास आ रहे, रोकना पड़ेगा तो साउथ मतलब क्लॉक। इसमें दोनों फ्री फॉल में है तो कांस्टेंट रहेगा EMF 0। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पास आ रहे हैं तो रोकना पड़ेगा, नॉर्थ बनाना पड़ेगा एंटी। यहाँ दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं तो फिर से कांस्टेंट रहेगा EMF 0। दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो साउथ को रोकना पड़ेगा तो नॉर्थ लगाना पड़ेगा ट्रैक करके एंटी। यहाँ पर V1 बड़ा है, V2 छोटा है, मतलब पास आ रहे हैं तो नॉर्थ को रोकने के लिए नॉर्थ लगाना पड़ेगा, मतलब एंटी। यहाँ V2 बड़ा है, मतलब दूर जा रहे हैं तो नॉर्थ जो रहा था ट्रैक करना पड़ेगा, साउथ बनाना पड़ेगा, मतलब क्लॉक। यहाँ दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो नॉर्थ को रोकने के लिए साउथ बनाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज। इतना सही है क्या? पहले देख लो। अब इस कैपेसिटर वाले में देखो, इसको ऐसे समझना, इधर से साउथ आ रहे हैं तो रोकने पड़ेंगे, तो इस साइड क्या बनाना पड़ेगा और इस साइड नॉर्थ। उसके लिए इधर से करंट देखो कैसा करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे फ्लो होंगे, उस साइड से देखो तो वो क्लॉकवाइज है, रिंग के उस साइड से आप देखो तो क्लॉकवाइज, और इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करंट फ्लो होगा क्या, पहले ये देख लो। बरोबर, ऐसा करंट फ्लो होगा। इस साइड से देखने वाले के लिए वो साउथ दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, और इस साइड से देखने वाले के लिए वो नॉर्थ दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अब करंट का जो फ्लो होगा तो उस हिसाब से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा, बताओ, ए कि बी? करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से आ रहा है, तो कौन सा प्लेट पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसा लगता है बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप देखो कैपेसिटर को ध्यान से समझना। कैपेसिटर में जब ऐसे बैटरी लगी रहती थी, करंट ऐसे फ्लो होता था, तो किस प्लेट को पॉजिटिव कहते थे? इसको, और इसको नेगेटिव। तो जिधर से करंट आ रहा है वो साइड पॉजिटिव है, जिधर करंट निकल रहा है वो साइड नेगेटिव। आप इसे बैटरी मत समझिए, बैटरी समझेंगे तो आपको लगेगा कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। वो बैटरी नहीं है, क्या है वो? कैपेसिटर। करंट की फ्लो की वजह से उस पर चार्ज जमा हो रहा है, चार्ज की वजह से करंट डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसलिए कौन सा प्लेट पॉजिटिव बताओ? बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ठीक है, ऐसा समझ लेना, बी पॉजिटिव और ए का प्लेट नेगेटिव। अब ये सब सवाल को देखते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा नेचर का? क्रॉस। यहाँ रेडियस के सामने माइनस साइन है, इसका मतलब रेडियस क्या हो रहा होगा? कम हो रहे होंगे। तो रेडियस कम होने की मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस के कम होने से फ्लक्स कम होगा कि ज़्यादा? रेडियस के कम होने से फ्लक्स कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा। तो फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने का मतलब किसको बढ़ाएंगे हम? रेडियस को तो बढ़ा नहीं सकते, तो किसको बढ़ाएंगे? फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तो नया वाला फील्ड जो होगा वो बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा मतलब कैसा करना पड़ेगा? सपोर्ट की अपोज, तो क्रॉस ही जनरेट करना पड़ेगा। मतलब कैसा डायरेक्शन? क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज? बताओ कैसा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। ये वो डायरेक्शंस सोचना। अब वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू EMF इक्वल टू होता है d∅/dt।
डिफरेंशिएट करना है तो देखो फील्ड तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस को टाइम के हिसाब से बदल रहा है, रेडियस को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r इंटू डी आर बाई डी टी, यहीं डेटा रखना, b की जगह पे 5 इंटू पाई इंटू 2 इंटू रेडियस की जगह पे 2 मीटर, डी आर बाई डी टी 2 सेंटीमीटर, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02। अब इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 0.4 पाई, इतना वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से बाकी आप बनाते चलो। तो दूसरे वाले सवाल में सामने अगर चेंज में सामने प्लस है, इसका मतलब रेडियस बढ़ेगा, और माइनस होगा तो कम होगा। रेडियस बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा तो उसे कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा तो बी डैश को अपोज करना पड़ेगा, मतलब एन टी। डायरेक्शन भी सोचने हैं और वैल्यू भी निकालने हैं। बी इंटू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, 10 इंटू पाई इंटू 2, r के जगह 3, डी आर बाई डी टी 0.04। यहाँ रेडियस जो है वो कम हो रहा है, इसलिए फ्लक्स कम होगा, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने पड़ेगा के लिए बी जो है डॉट है, तो बी डैश भी डॉट ही करना पड़ेगा, मतलब एन टी। डेटा हो जाएगा बी मतलब 1 इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर के जगह 4 मीटर इंटू डी आर बाई डी टी 0.1। प्लस है, रेडियस बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, तो कम करने पड़ेंगे। कम करने का मतलब बी का डॉट है तो बी डैश क्रॉस होना पड़ेगा, क्रॉस का मतलब क्लॉक। बी का जगह 10 इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह 5 इंटू 1.5, 0.15। डी बी बाई डी टी रेडियस कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ ई एम एफ इजिकल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, ये लगाना है। यहाँ फील्ड बढ़ रहा है, फील्ड जो क्रॉस नेचर का है वो बढ़ रहा है, तो उसे कम करना पड़ेगा, इसलिए नया वाला डॉट क्रिएट करना पड़ेगा, तो एन टी। जो वैल्यू होगी पाई इंटू आर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी 5। यहाँ माइनस साइन है, ये कम हो रहा है तो फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, तो नया वाला फील्ड भी क्रॉस नेचर का ही बनाना पड़ेगा, मतलब क्लॉक। पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी 2। यहाँ फील्ड कम हो रहे तो सपोर्ट करना पड़ेगा, तो डॉट मतलब एन टी, पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 10। यहाँ पे फील्ड बढ़ रहा है, अपोज करना पड़ेगा, क्रॉस मतलब क्लॉक। पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी 5।